इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी वीरेंद्र भाई, जैसा देख रहे हैं मौसम में तो परिवर्तन होया। बिल्कुल भाई, बरसात वगैरह हुई। हाँ। और गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। और ऐसे में जब बरसात हो जाए तो आप देखो कि प्राकृतिक तौर पे जो वनस्पति है, हाँ, उसमें भी हरियाली आने लग जाए। बिल्कुल भाई। और हरियाली आवे है तो सीधा सा ध्यान जावे है कि भाई पेड़ जो हैं हरे भरे हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये पेड़ तो हरे भरे विनोद भाई जब होंगे, हाँ, जब हम उन्हें खेतों में लगावेंगे या खाली भूमि में हम उसने लगावेंगे जी। और देखो विनोद भाई, हाँ, वृक्षों का कितना फायदा है। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, जो हम सांस ले रहे हैं हम तो छोड़ रहे हैं, हाँ, और पेड़, हाँ, पेड़ वो ले रहे हैं, और जो पेड़ छोड़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं। तो कितना योगदान हो गया। इसके साथ साथ उससे लकड़ी भी मिल जाए, फल भी मिल जाए, हाँ जी, छाया भी मिल जाए, औषधि भी मिल जाए। इसके साथ साथ न्यू दिखा जो उसके पत्ते जड़ है ना, हाँ, जब वही धरती पे गिरे हैं तो वही भी कहाँ गड़ सड़का कहाँ बनेंगे खेत में की मिट्टी की जो सुधार है वो भी, हाँ, मिट्टी की जो प्राकृतिक तौर पे जो उसकी दशा है, हाँ, उसको भी सुधार करें, यानी कि उसमें खाद का काम करें, ह्यूमस का काम करें। बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारी कुदरती तौर पे जो अच्छी खेत हैं उनमें तो ह्यूमस और मिल जाएगा, वो और बेहतर होगी। हाँ, बिल्कुल। इस सवाल यह है जो थोड़े से कमजोर हैं, हाँ, खेती या जो न्यूकैले हैं, जिसमें लवणीय मिट्टी होगी या क्षारीय मिट्टी होगी या कलर हो गए, हाँ, तो या सूखा है जहाँ पानी की सिंचाई की कमी कम है, तो उनमें तो ह्यूमस कम है। हाँ, बिल्कुल। तो उनमें जो है उनका सुधार करने के लिए, उनको खेती योग्य बनाने के लिए उसमें भी वृक्षारोपण का या पौधों का बहुत ज्यादा महत्व। यानी कि वीरेंद्र भाई सबसे आसान सस्ता तरीका है कि वृक्षारोपण करें, तो मिट्टी की जो भौतिक दशा है और उसकी जो दूसरी दशा वो सुधारी जा सके, तो वो सुधारी जा सके और पर्यावरण में भी सुधार होगा। बिल्कुल भाई। और जैसा आजकल बरसात का मौसम भी शुरू होने लग रहा है, हाँ, तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। जैसी जलवायु हो, जैसी मिट्टी की स्थिति हो, जैसी उसका उपजाऊपन हो, उसी अनुसार उसमें मौसम के अनुसार वृक्ष लगाए जा सकते हैं। और उनकी संख्या जितना ज्यादा होगी, जितना ज्यादा लगावेंगे उतना, हाँ, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बरसात के मौसम में विनोद भाई हो रहा है कुदरती तौर पर पानी मिल जाए। बिल्कुल। और बढ़वार उनकी सही हो जाए, वनस्पति तेजी तो फैले, वनस्पति तेजी से फैले। इसलिए आजकल के दिनों में जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएं उतने ही कम है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावें। तो अब यो आ जा कि जो मिट्टी की लवणता, क्षारता जो है वो फसल उत्पादन में भी बहुत बड़ी समस्या बने है भाई। और भारत जैसे देश में तो जितना उपजाऊ भूमि ज्यादा से ज्यादा हो, खेती योग्य भूमि, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हो, उतना बेहतर बढ़िया है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ेगा जी। और कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो उससे पैदावार भी बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा और जरूरतें ही पूरी होंगी। कई बार न्यू देखा जाए विनोद भाई, आप कह रहे थे इसका कोई कारण भी तो होगा, हाँ, जो देख वीरेंद्र भाई, बिल्कुल। जो लवणीय और जो क्षारीय मिट्टी जो बन जाए खेत की, उसका कारण क्या है? एक तो उसका सबसे बड़ा कारण है शुष्क जलवायु। खासकर अपने हरियाणा में भी जो है कई जिले हैं ऐसे, सर करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है, जींद है, भिवानी है और हिसार जिले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो जलवायु है, उतार चढ़ाव जलवायु में अंदर है, जलवायु में बदलाव। और साथ में इसका जो दूसरा कारण है वो जल स्तर का ऊपर आ जाना। यह भी आ जाए चौवा ऊपर आ गया तो उसमें आ जाए सेम की समस्या बन जाए। और कई बार देखा जाए ज़्यादा समय तक जो है लवणीय जल तक अगर सिंचाई करम तो भी जो है मिट्टी लवणीय हो जाए। यह भी बात आप सही कह रहे हो कि गर्मी पड़ेगी, हाँ, पानी तो उड़ गया, लवण मिट्टी में रहेगी, जुड़ते रहे और ज़्यादा बिल्कुल भाई सही कह रहे हो बिल्कुल। और साथ में जो मिट्टी में जो है उचित जल निकासी ना होना,
उस ये भी कारण, पानी खड़े रहे, पानी खड़े रह जाए तो हाँ उससे भी जो है मिट्टी लवणीय क्षारीय बने हैं। और साथ में जो है मिट्टी की जो अभेद्य परत है उसका होना, यानी कि जो मोटी परत आगे नीचे उसमें पानी नहीं सोख पाती तो उसकी वजह से भी जो समस्या आ जाए। और लगातार जो है हम रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी जो है ये तो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लग रही है। मिट्टी का जो क्षारीयपन है उससे बड़ा है। और जो मूल पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, जिस तरह आप कह रहे थे कि पेड़ पौधे लगाओ तो ज़्यादा हाँ जो है हम मिट्टी की जो दशा उसमें सुधार सके हैं, तो वो मूल पदार्थ है जो प्राकृतिक पदार्थ हाँ वो भी कम होते जा रहे हैं। चाहे कह लो आप देसी खाद का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या जो वर्मी कंपोस्ट है हाँ उनका इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करेंगे तो जो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी का जो है बचाव करा जा सका है। साथ में जो नहरों के द्वारा जो सिंचाई कर रहे हैं, जो सिंचित क्षेत्र है उसमें भी जल का जो हम समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो है कई बार जो है मिट्टी जो है लवणीय और क्षारीय होने की संभावना बढ़ जाए। अब विनोद भाई ये तो सारे ऐसे हो गए जो कि कारण बने रहे हैं हाँ। जिसके कारण ये मिट्टी बन गई है बिल्कुल भाई। जो आ रहा है तो इनकी आम आदमी जो आ रहा है तो उसकी पहचान किस तरह करेगा? हाँ वीरेंद्र भाई, क्योंकि ना किसान भाई जो उसने पहचान भी तो करनी है कि किस तरह जो है पता लगा कि हमारी जो मिट्टी है वो लवणीय या क्षारीय हो गई है। तो एक तो जो मिट्टी है उसकी ऊपर वाली जो सतह है अगर वो कठोर होने लग जाए तो समझ लो भाई मिट्टी जो है लवणीय क्षारीय होने की जो पहचान है। साथ में अगर मिट्टी में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उगना बंद कर दे, कुदरती तौर पर जिस तरह घास फूस दुबड़ा उग गया तो ना उग रहा है तो समझ लो ऐसा काम लग गया होना शुरू हो गया है। और साथ में जो गर्मी के दिन है उसमें मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उस पर लवण की सफेद या जो भूरी परत दिखाई देने लग जाए तो समझो भाई अभी आप ठीक कह रहे हैं। कई बार दिखा है गर्मियों में जब सफेद रेस ऊपर न लग जाए दिखना आ जाओ तो इसका मतलब मिट्टी जो है वो लवणीय क्षारीय होनी शुरू हो गई है। साथ में जो मिट्टी में जल निकास का कम होना है या जो बरसात में क्षारीय भूमि है उसका पानी ज़्यादा समय तक अगर खड़ा रहा है तो ये जो है लक्षण है जिससे पता लगा कि मिट्टी जो है वो लवणीय या क्षारीय हो गई है। और वीरेंद्र भाई तो इसमें जब ये तो हमने दिख गए कारण भी पता लग गए, लक्षण भी पता लग गए, तो अब इसको जो सुधार हैं तो उसमें भी फिर हमने उसी हिसाब से सुधार करने के प्रयास करने पड़ेंगे कि लवणीय भूमि के अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे और क्षारीय भूमि में थोड़े से अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी जाकर उसमें करेंगे। चाहे पेड़ भी हम उसी के अनुसार लगाएंगे जो छंटेंगे जो उसके कौन सी मिट्टी में कौन से पेड़ लगाने हैं। बिल्कुल। और तो अगर हम जब लवणीय भूमि की बात कर रहे हैं तो एक इसी मिट्टी की जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से जो है अधिक हो जाए 25 डिग्री जो वैज्ञानिकों ने पाया हाँ उन्होंने जो बताया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। और जिसकी विनिमयशील जो सोडियम है वो 15% से कम पाया जावे या फिर जो है साथ में मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8.5 यानी कि 8.5 तक कम हो जाए तो वो मिट्टी है लवणीय मिट्टी के अलावा है। तो इसमें कोई ऐसे और भी रसायन है जो ज़्यादा मिले हैं? हाँ वीरेंद्र भाई, जिस तरह लवणीय मिट्टी में सोडियम के सल्फेट है और जो क्लोराइड लवण है वो भी इसमें पाए जाए हैं। और इन लवणों के कारण जो है मिट्टी के जो भौतिक और रासायनिक गुण है उस पर जो उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। और साथ में जो पौधे की बढ़वार है वह भी रुक जाए और जो किसान भाई हैं उन्हें उपज कम मिला है। स्वाभाविक है, जब पौधे की बढ़वार ही रुक गई तो पैदावार में अपने आप गिरावट आएगी। अच्छा, यह तो बात कर ली लवणीय भूमि की, तो क्षारीय में क्या होगा? हाँ वीरेंद्र भाई, अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसका जो पीएच मान है मिट्टी का वो 8.5 से ज्यादा पाया। अच्छा, लवणीय में तो पीएच मान जो है 8.5 से कम होगा जो आप कर रहे थे बात, और इसमें 8.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में जो किसान भाई हूँ तो हम यही जो है एक वो करेंगे कि मिट्टी की जांच जरूर करवाओ अपनी, ताकि पता लग जाए, जिससे कि ऐसी बारीकियां जो हैं वो पता लग जाए। वो तो मुंह देखने से मोटा तरीका है भाई, ऊपर सफेद रे आ गई, चलो देसी तरीका खेत में, सही मायने में जो मिट्टी की जांच करवाई जाएगी तो इस तरह के बारीक जो निर्णय है वो जो लेबोरेटरी है वहीं से पता लगेगा, उनके पैरामीटर है भी कि भाई क्या चीज है उसका सही पता लगेगा। बिल्कुल। और जो क्षारीय मिट्टी है उसमें जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर तक कम, और जो साथ में विनिमयशील सोडियम है वो 15% तक ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि जो भूमि है वो क्षारीय भूमि है। ठीक, ये हम जब जांच कराओगे तो पता लग जाएगा। और जो घुलनशील लवण है उसमें सोडियम की अधिकता और जो प्रधानता है वो होने के कारण जो है भूमि में जो कण है उनका परिकरण होना शुरू हो जाए और ऐसी भूमि की जो भौतिक दशा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। और इन्हीं कारणों तक जो क्षारीय मिट्टी में जो है को फसल उत्पादन खातर जो है वो बढ़िया नहीं माना जाता। तो दोनों ही तरह की अगर लवणीय मिट्टी हो जाए चाहे क्षारीय मिट्टी हो जाए, दोनों अवस्था में जो है मिट्टी
कि जो है उपजाऊपन कम होगा और उपज किसान भाइयों ने कम मिलेगी। ठीक है, या तो बड़ी बड़ी आवाज़ बताइए आपने कि 2 तरह के जो वर्ग बनाए गए, एक लवणीय भूमि का और एक क्षारीय भूमि का। इसमें दोनों में ही देखो सुधार तो करना ही है। बिल्कुल भाई। तो और वो सुधार का जो एक प्राकृतिक उपाय जो सामने दिखा है वो तो है भाई वृक्षारोपण के जरिए। तो वृक्षारोपण के जरिए हम किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सके एक आम आदमी? वीरेंद्र भाई, जो वृक्षारोपण वो सबसे उन्नत भी है, पर्यावरण भी की जो है सुरक्षा कर है, पर्यावरण भी शुद्ध कर है, और साथ में जो है वृक्षारोपण जो है उससे मिट्टी की जो है उसकी जो हमारी खेती है, मिट्टी है, उसकी भौतिक है, रासायनिक है और जो जैविक दशा है वो उसने भी सुधारण करने का काम जो है पेड़ कर है। और अगर जो आप जिक्र कर भी रहे थे कि जो स्थानीय जलवायु है कि इनकी किस तरह की जलवायु किस क्षेत्र में है और पानी किसा है, क्योंकि पानी की भी जांच जरूरी है, तो पानी किस तरह का है, मिट्टी किस तरह की है, तो उसके हिसाब से भी जो हम पेड़ लगाने हैं वो निर्धारित करें कि भी कौन सा पेड़ किस जगह पर हमने लगाना है। जिस तरह गहरी जड़ों के कारण जो है वृक्ष जो सतह के नीचे की जो मिट्टी है उसकी कठोरता ने कम कर दे है और इसमें जो वायु और जो नमी है हाँ उसका जो संचार वो बड़ी तरह वो लग जाए है और वृक्षों से जो है पत्तियां गिर गिर कर फिर मिट्टी में मिला है और वो फिर जीवाश्म का काम करे, इनकी प्राकृतिक खाद का काम करे हैं और इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह भी बढ़े है। और यह तो कुदरती तौर पे देखा है विनोद भाई कि जिस इलाके में पेड़ ज़्यादा होंगे, हरियाली होगी, वहाँ जो है कुदरती तौर पे एक ठंडक सी महसूस होती है। ठंडक है, यानी कि उस वातावरण में, उस हवा में नमी की मात्रा बढ़ रही है कुदरती तौर पर। और जो पेड़ कम है तो वहाँ फिर न्यू कह लो कि खुश्की ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, और विनोद भाई एक चीज़ और देखी है कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगे रहे ना, अगर हम उस जगह पर जाओ हैं तो शरीर प्राकृतिक रूप से ज़्यादा सांस खींचना शुरू करता है, क्योंकि शरीर ने भी पता लग जाए कि रोम रोम जो है अपने आप ऑक्सीजन ज़्यादा खींचना शुरू करते हैं। और अच्छा, इस दिशा में जो हम काम करें और उसने देखा है तो ऐसे उसमें क्या कोई भी पेड़ कहीं लगा दें या मिट्टी की अनुसार कोई पेड़ का चुनाव करना पड़ेगा? वीरेंद्र भाई, मिट्टी की जो दशा है उसके अनुसार हम जो है अपने जो वृक्ष उनकी प्रजाति है उसका चुनाव करें। और वृक्षारोपण का उद्देश्य जो है खासकर स्थानीय दशा है, जम जलवायु को या फिर जो क्षारीयता है उन सब बातों का ध्यान रख के जो है वृक्ष लगावें। जिस तरह ईंधन के लिए अगर हमने वृक्ष लगाने हैं तो किक्कर है, कैजुरिया है, डाक है, पहाड़ी किक्कर है या सफ़ेदा है, इस तरह के हम जो है पेड़ लगा सकते हैं। और जो इमारती लकड़ी है उस खातर हम किक्कर है, शीशम है, सफ़ेदा है, बेकान है, बकान कहते हैं, नीम वर्गीय है एक तरह से देखा जा रहा है। बिल्कुल भाई। और नीम सिरस है या सिरस का पेड़ है, अर्जुन है, जांड है या फ्रांस है, इस तरह के हम पेड़ लगा सकते हैं इमारती। यानी एक मोटे तौर पर देखा है विनोद भाई, वह बात आ जाए कि देखो हमने जलवायु की परिस्थितियों का तो ध्यान रखना है, मिट्टी की तासीर का ध्यान रखना है, बिल्कुल भाई। इसके साथ साथ इंसानी जरूरत का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ ईंधन की जरूरत पड़े तो भाई ईंधन वाले लगा लो, थोड़ा सूखा भी सह लें, बिल्कुल, और वो भी चल जाएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, पेड़ भी लग जाएंगे और उनकी भी जरूरत समय पर हो जाएंगी पूरी। इमारती लकड़ी के लिए व्यावसायिक स्तर पर लगाने हैं तो उस आधार पे भी लगा फर्नीचर है। और इसी तरह से जो फल वाले चाहिए फलदार पेड़, सदाबहार पेड़ बहुत से होंगे, बाग लगाए जा सकते हैं। आवड़ा हो गया, बेर है, बेल पत्र है, जामुन है, करोंदा है, कटहल है, अनार है, इमली है, इस तरह के हम जो है जो फल वाले पौधे लगा सकते हैं। और वृक्षारोपण खातर सही जो है मिट्टी का प्रबंधन पहला जरूर करें और पौधशाला या जो उचित वृक्षारोपण की तकनीक है वह अपनावें। जिस तरह जो है मुख्य जो वृक्षारोपण है वो बरसात के मौसम अगर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिस तरह जैसा आजकल का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है विनोद भाई, बरसात में कर लें तो उसमें आधा काम तो कुदरत ने कर दिया विनोद भाई। आदमी ने तो पानी देना ही नहीं, उसे बस क्या करना है, थोड़ा सा रक्षा करनी है उसकी, टूटे ना, जंगली जानवरों से बचाना है, बचाव करना कि उसका खाना जहाँ उसने लगा के गए भाई एक बार लगाया और भूल गए भाई, कुदरत आप ही पड़ेगी। सुरक्षा तो उसकी 2-1 साल रखना पड़ेगा जब तक वो बड़ा नहीं होता। पानी का ही कसर जो है बरसात ने कर दी पूरी। और जो जिनके बीज पड़ रहे थे सूखी मिट्टी में वे भी जाम वाले बस बूंद गिर दे, वही जाम जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विनोद भाई जब आपने बीज का जिक्र कराया, जिस तरह से आजकल देखा है घर में आम आ रहे हैं, इबाका का जामुन भी आ जाएंगे, लीची आ रही थी बाजार में, आड़ू आ रहा है बाजार में, तो इनके बीजा ने बजाय के हम यूं ही फेंक दे इधर उधर, तो उनको जो है एक ऐसी जगह पे डाल दें, सड़कों के किनारे डाल दें, खाली भूमि में डाल दें, थोड़ा सा घर आंगन में या खुरपी सी ले जाए साथ में, हल्का सा उसने नीचे दबा दे, हाँ बिल्कुल भाई, तो मिट्टी में दब जाएगा, आप ही जाम जाएगा, बरसात के मौसम में आ जाएगा। सही करो भाई। जो ऐसा कर ले, या फिर और नहीं तो एक गारे की गोली सी बनाकर उसमें मिट्टी ने बनाकर वो फेंक दे उसको, यदि थोड़ा सा कर सके ताकि उसमें अंकुरण हो जाएगा, मिट्टी का लेप लग जाएगा उसमें, शुरू हो जाएगा। कई तरीके हैं जिस आधार पर जो हम अपने घरों में जो यूं कह देना कि भाई हम शहर में कहाँ लगावें, अरे शहरी में रहने वाले जो निवासी हैं
वो सारे फलों का सेवन तो करें विनोद भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भी फलों का सेवन कर रहे हैं। तो उनके बीजों का जो हम सही इस्तेमाल करेंगे तो उन बीजों से जो है अच्छे स्तर पर जो है हमने वृक्ष मिलेंगे। और वो सड़कों के किनारे हों या लवणीय भूमि है, क्षारीय भूमि है, जो 100 बीज भी गिरे और उससे आधे भी जाम गए तो समझ लो कुछ तो पेड़ हुए, और उन आधे में से भी आधे बच गए तो समझ लो फिर भी हमने 25% तक जो है पेड़ उसमें लगा लिए। इस तरह से जब हम योग करते रहेंगे तो अपने आप स्वाभाविक तौर पर जो है हमारी जो गिरता स्तर जो है मिट्टी का या भूमि का वो भी जो है रुक जाएगा, बिल्कुल भाई, सुरक्षित रहेगा। जो पर्यावरण का भी जो पर्यावरण जो है गिर रहा है वो भी रुकेगा, प्रदूषण कम होगा, या फिर न्यू कह लेंगे भी तापमान बढ़न लग रहा है बिल्कुल भाई, तो वो भी जो है नियंत्रित होगा। तो कई बातें हैं, यानी कि यूं कह सकें हैं कि पेड़ एक और सुविधाएं अनेक, उसके फायदे अनेक है भाई, बिल्कुल। तो जितने लगाएं उतना कम, और भूमि के सुधार के लिए जहां जहां भी कहीं ऐसी लग रही है विनोद भाई मिट्टी कि उसको सुधार की जरूरत है तो उसकी तासीर के अनुसार वहां पर वैसे ही पेड़ों का चुनाव करके लगा दें, बिल्कुल। और इससे जो है भूमि का वृक्षारोपण के जरिए सुधार हो जाएगा और इंसान की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो विनोद भाई ये आप कह रहे थे कि भाई इस चर्चा के बाद, आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आप कह रहे थे भाई चर्चा के बाद जो है एक बढ़िया सा लोकगीत जरूर सुनाऊंगा। एक लोकगीत, तो वो कौन सा सुनवाने लग रहे हो लोकगीत आप? सुनाओ भाई ना लोकगीत। सोची थी मिले मनुष्य दे या अगत सुधर जा पल में हेर सुधरी कोन्या अगत जगत के झगड़िए गलगे गलम झगड़िए गलगे गाले में न्यो सोची थी मिले मनुष्य दे अगत सोदर जा पल में सोदरी कोन्या अगत जगत के झगड़िए गलगे गल में झगड़िए गलगे गाले में मिले मनुष्य दे अगत सोदर जा पल में सोदरी कोन्या अगत जगत के झगड़िए गलगे गल में झगड़िए गलगे गाले में तेरा बचपन गुजरिया नो खेल कूद में, बचपन गुजरिया खेल कूद में नो अर का ध्यान करया ना रे और नित मस्ती में हम मस्त रहा करता दुष्कर्म डरिया ना रे न तरण होया फिरे हम ये तेरे घरे कौन बेबिया सरिया ना रे नवला मृत्यु रे भगवान भूल गया बेबिन बदने करया ना रे बेबिन बदने करया ना भक्ति कोई है पार तेरा ना देखे बिन भक्ति कोई पार तेरा ना इस चल चल मंडल में यार सोदरी कोन्या आगत जगत के झगड़िए गलगे गल में झगड़िए गलगे गाले में न्यो सोची थी मिले मनुष्य दे आगत सोदर जा पल में सोदरी कोन्या आगत जगत के झगड़िए गलगे गल में
या मेरी माता यो पिता मेरा, देखे या मेरी माता यो पिता मेरा, अरिया पुत्रिया नारी से हेरा कटम कबिला न प्यारे मिंतर या मेरी रिश्तेदारी से, या मेरी खेती और या मेरी धरती, या मेरी मैले अटारी से न बोला मेरा मेरी के चक्कर में तेरा खत्म जवानी सारी से, खत्म जवानी सारी से, देखे जड़ चेतन की न तृष्णा भारी, देखे जड़ चेतन की तृष्णा भारी, और रही रात चल मेरे देखे सोदरी को ना अगत जगत के झगड़िए गलगे गल मेरे गले में नो सोची थी मैं मनुष्य थे अगत सोदर जाप पल में सोदरी को ना अगत जगत के झगड़िए गलगे गल मेरे हो 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 भाई वरद अवस्था ओही तेरी रे, देखे वृद्ध अवस्था ओही तेरी नुलई कपट की हिमाला रे, और मुंह में रामे ध्यान में धंधा मन भीतर ते काला रे, येरा मन चंचल रहा घूम खेत में और घर का बंदरिया पाला रे, देखे भैंस बेके लड़की जावे ढूंढ चमन का तारा रे, ढूंढ चमन का तारा, ज्ञान ध्यान का न्यू बढ़िया ताला, देखे ज्ञान ध्यान का बढ़िया ताला, इस मन की अथरे पत्थल मेरे तेरा सोदरी को ना अगत जगत के झगड़िए गलगे गल में झगड़िए गलगे गाले में नो सोची थी मेरे मनुष्य के अगत सोदर जा पल में सोदरी को ना अगत जगत के झगड़िए गलगे गल में झगड़िए गलगे गाले में। देखे सोची ना जगदीश चंद्र रे, देखे सोची ना जगदीश चंद्र तने तो के लिए जागा और के लाया भाई काम करो दे मत लोभ न यार, व्याकुल कर दी काया भाई आशा तृष्णा विषय वासना और मन वश में ना आया रे, नबला आवागन के पश्चादार में को न्या लिखने पाया रे, को न्या लिखने पाया। और विनोद भाई जी वीरेंद्र भाई, या तो सुनी रागनी जो आप कह रहे थे सूरजबान और साथियों की आवाज़ में। और जहां तक मौसम की जानकारी का सवाल है तो आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 15.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे, और आज की नसीहत के तहत जो है चर्चा का विषय रहेगा कल फसलों में उर्वरकों का समुचित उपयोग। जी, और विनोद भाई एक कर लें चर्चा आज का एक और जो हमारा विषय है कि फसलों में जो नया न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस विषय पे। तो जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, जो इस साल के 2022-23 के लिए धान सामान्य 2040 रुपये यानी 100 रुपये की वृद्धि, धान ग्रेड ए जो है 2060 रुपये यानी 100 रुपये की वृद्धि पिछले साल से, ज्वार हाईब्रिड में 2970 रुपये 232 रुपये की जी सामान्य वृद्धि देखी गई जो उसमें आ रहा है, और ज्वार में जो ज्वार आ गई मालदंडी 2990 रुपये 232 रुपये की पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि देखी गई। और इसी तरह से बाजरा जो है 2350 रुपये, इसमें 100 रुपये की वृद्धि मिली, और रागी 3578 रुपये, इसमें 201 रुपये की वृद्धि मिली है पिछले साल के अपेक्षा। इसी तरह जो देखा जा रहा है तुर यानी अरहर दलहनी फसल 6600 रुपये जो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, और 300 रुपये की जो है इसमें वृद्धि होगी। और मूंग में 7755 रुपये और वृद्धि देखी जा रही है, और इसमें जो है 480 रुपये की जो है वृद्धि देखी जाएगी जो कि इसके अंदर आ रही है। और साथ में वीरेंद्र भाई चलते चलते एक और चर्चा करें जो है उन्नत बीज और नए उन्नत बीज और संवर्धन बीज। अभी नए उन्नत बीज हैं कि वीरेंद्र भाई जो हाइब्रिड बीज हैं जिसमें जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है और उपजाऊ जो है जो उसमें उपज है वो भी किसान भाइयों ने ज़्यादा मिला है। तो इस तरह के जो बीज है वो हाइब्रिड बीज वो हैं। और हाइब्रिड बीज हम क्या कर रहे हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा पौधे हैं उनकी क्रॉस पोलिनेशन करके उनका आपस में जो है हाइब्रिडाइजेशन करवा कर इस तरह के हम बीज तैयार कर रहे हैं। और इन बीजों में जो है संकरण करने से वाले जो पौधे हैं उनमें बहुत सारे गुण हैं। हाइब्रिड बीज की पैदावार जो है जो अपने देसी बीज हैं उनकी तुलना में ज़्यादा है, और साथ में हर एक बार जो है तरह के जो फल हैं या फूल हैं उनके प्राप्त करने खातर हर बार जो है नए हाइब्रिड बीज हमने लेना पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, मिट्टी की तासीर के अनुसार और बदलती जलवायु के अनुसार जो ये नए जो अच्छे बीज आ रहे हैं, संवर्धित बीज आ रहे हैं कि यानी कि मैं उनमें सुधार करके नए जो ला रहे हैं, किस तरह से बदलती जलवायु परिवेश में तालमेल बिठा सके हैं और ज़्यादा पैदावार ले सके हैं, तो उस तरह से जो बीज जो है वो उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है दिन रात एक करके जो है उनमें नए नए तरीकों के जरिए ये बीज आगे ला रहे हैं। और विनोद भाई जी जो यही बीज जो आ रहे हैं भविष्य में चल कर जो किस तरह से देखा जाए है कि बीज उत्पादन के जरिए जो कृषि उत्पादन में भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, जिससे कि इसमें सीधी सी बात आ जाए कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, और एक रूपता होगी, समानता जो है उसमें एक समान पौधे जो है सारे एक समान फल जो है एक समान देंगे। ये कई चीज़ें जो है इसमें देखी जा रही है। जी अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया, तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।